अरे बिटिया, सुबह के 7:30 बजे जब ज्योति स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर सरकाया, देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई, पापा सोफे पर बेसुध से सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपये निकाल बैग उठाकर स्कूल बस के लिए निकलने लगी तो सरोज आई ने पीछे से आवाज़ लगाई, ज्योति बेटा, आलू का पराठा बनाया है, खा लो। ज्योति ने मायूस नज़रों से सरोज आंटी को देखा। नहीं आंटी, भूख नहीं है। सरोज ने ज़बरदस्ती टिफ़िन उसके बैग में डाला। ज्योति स्कूल के लिए निकल गई। सरोज सोचने लगी, बेचारी छोटी सी बच्ची साहब और मैम साहब के रोज़ के लड़ाई झगड़े से इस 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। सरोज पिछले 10 सालों से नेहा और नरेश के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। ज्योति उनकी इकलौती बेटी है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। नरेश पिछले कुछ समय से नेहा से तलाक चाह रहा है और चाहता है ज्योति बिटिया की जिम्मेदारी नेहा उठाए और नेहा ज्योति बिटिया की जिम्मेदारी नरेश को देने के साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी ज्योति स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है, केवल सरोज आंटी से ही बात करती है। रोज की तरह नेहा और नरेश ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, ज्योति को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि ज्योति बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। आईसीयू में रखा गया था। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मिली ना, मौत बिटिया कोमा में चली गई। नेहा और नरेश सतबद्ध रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा था कि अपनी सुध बुध ही खो बैठे थे। ज्योति की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई, टीचर स्टूडेंट सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। 15 या 20 दिन कोई बदलाव न आने के बाद अपने साथ रह रही अपनी माँ को नरेश ने रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी ये हालत कर दी। ये कहकर माँ वापस अपने शहर चली गई। सरोज तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। नरेश और नेहा से कहा, मैम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊँगी। इस घर की दीवारों में मेरी ज्योति की सिसकियों से भरी है। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिपकर रोते हुए देखा है। कभी तो मेरा मन किया कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद वो आज इस हालत में न होती। नरेश और नेहा के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोशी अख्तियार कर चुकी थी। सारा दिन बेमन से दोनों ऑफिस का काम करते, हॉस्पिटल में एक एक दिन अकेले ड्यूटी देते। बैंक में पड़े पैसे, जमीन जायदाद सब बेकार से लगने लगे थे। 3 महीने बीत चुके थे। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से नेहा ने
ज्योति के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। वैसे भी महीनों दोनों उसके कमरे में कदम नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वो दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका हल्का ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहना करती थी। नेहा रोते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी, तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी, आप पापा को कहते हो तुम्हारी बेटी। आप दोनों एक क्यों नहीं कहते हो हमारी बेटी। अगले पेज पर था, पता है जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी अनु को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती है तो मुझे लगता है कि क्या मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ। मामा, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी प्यारी बच्ची नहीं कहा। अगले पेज पर था, मामी जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती है, पर खाना नक्श की पसंद का बनाती है। मामा, मुझे भी राजमा बहुत पसंद है। मैंने कहा था कि आप बनाओ, पर आपने कहा मुझे मत तंग किया करो। जो खाना है सरोज आंटी को बोला करो। पता है मामा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है, अब मन नहीं करता। अगले पेज पर था, पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ें के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब चीनू मासी और मौसा जी मुझे और विपुन को आइसक्रीम खाने ले जा सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं कहते कि ये सब फालतू चीज़ें हैं। पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये न सुनाई दे कि ज्योति को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ न सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा मम्मी, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते। एक पेज पर था, आई लव यू सरोज आंटी मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है तो अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। और अंतिम पेज पर था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस कभी तंग नहीं करूँगी। नेहा डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। नरेश भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया था। नेहा ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया, जमीन पर बैठ गया। नेहा रोते हुए बोली, नरेश, पता है वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी ज्योति ने उससे हमें आज़ाद कर दी। नरेश, हम दोनों ही अपनी बच्ची की इस हालत के कसूरवार हैं। नरेश भी नेहा को गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगा। ये कहानी हर उस घर की है जहाँ माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं या घर टूटकर बिखरते हैं, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपको बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश रुपये पैसे सुख सुविधाओं से नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आप बच्चे के ज़रूरत के समय उसके कितने करीब हैं। उसे महंगे खिलौने या सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि आपके साथ खेलने कूदने, मस्ती, लाड़ प्यार का समय चाहिए।